नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। भारत न चाहते हुए एक रिकॉर्ड अनचाहा रिकॉर्ड बना रहा, वो है हार्ट डिजीज़ में हम सबसे लीडिंग कंट्री है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होते हैं। हर साल करीब 5.5 लाख से अधिक या तो बाईपास सर्जरीज या एंजियोप्लास्टी केसेस सुनने में आते हैं और फिर अगले साल फिर से बढ़ते चला जाता है। आपको ये शायद पता है कि इसमें खर्चा बहुत आता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और इसमें कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली पिछले 20 सालों से माधवबाग ने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए हज़ारों लाखों पेशेंट्स को आराम और राहत दिए और एक प्रकार से परमानेंट क्योर हुआ है। इसके बारे में आज हम देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे। अलावा इसके और भी नॉन सर्जिकल मेथड्स क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, या आप खुद हार्ट पेशेंट हो तो ये कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स दिए जाते हैं और हमारे लिए आज प्रोग्राम में पधारे हैं माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के आईपीडी इंचार्ज डॉक्टर गौरव शेलके, जो काफ़ी अनुभवी डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जैसा मैं बता रहा था इंट्रो में कि हर साल 5.5 लाख से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी या बाईपास के केसेस होते हैं जी, और इसमें राहत की कोई गारंटी है या नहीं कोई बता नहीं सकता है। बिल्कुल जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऑपरेशन या सर्जरी ही एक विकल्प है और कोई ऑपरेशन के बिना ट्रीटमेंट है, और अगर है तो माधवबाग इसमें क्या रोल निभा रहा है? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ऑपरेशन या सर्जरी की तरफ क्यों जाते हैं। जब भी हमें कोई सिम्टम समझ में आता है, जैसे कि सांस फूलना, छाती में दर्द होना, सीने में जलन होना, या हाथ और पैरों में, कंधों में या कमर में दर्द होना, ये अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसको हम हार्ट अटैक की तरह समझ सकते हैं। या उसको हम जांच करने के लिए जब जाते हैं तब हमारे जब टेस्ट होते हैं तब पता लगता है कि हमको हार्ट अटैक की सिचुएशन बनी हुई है। अब वहाँ पे जब डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आपको कि एंजियोग्राफी, यानी कि आपके एनजीओ का मतलब वेसल्स का स्टडी होता है, जिसमें कितने परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेजेस है वो समझ में आता है। वो समझने के बाद, वो देखने के बाद वहाँ पे एक डर का माहौल पैदा होता है, क्योंकि रिपोर्ट में अक्सर 90%, 100% ऐसे ब्लॉकेजेस वो समझ में आते हैं। अब वहाँ पे जब डिसीजन लिया जाता है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास करवाना है, तो वहाँ पे वो डिसीजन गलत नहीं होता है। वहाँ पे वो होता है रीवैस्कुलराइजेशन। मतलब एक जगह पे अगर वो वेसल ब्लॉक हो चुकी है तो वहाँ पे स्टेंट यानी स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, मेटालिक पार्ट्स डाल के वहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाई जाती है ताकि ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल हो जाए। मतलब एक प्रकार से एक टेम्परेरी अरेंजमेंट। तो दूसरा बाईपास मतलब कि हमारे ही हाथ या पैर की ऐसी कोई नस जिसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, जो पूरा शुद्ध है, वो काट के हमारे हार्ट के मेन सोर्स से वहाँ पे ब्लॉकेज के आगे वो जोड़ी जाती है, जिसको बोलते हैं बाईपास। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा मेन रोड पे अगर हमारा ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो हम फ्लाईओवर या फिर ब्रिज हम बांधते हैं। मतलब जो मेन रोड का रास्ता है वो अगर ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया तो वो बाईपास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सोचना ये है कि चलो हमने एक जगह पे डिसीजन ले लिया कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास हमने करवा ली, लेकिन एंजियोप्लास्टी की जगह पे जहाँ स्टेंट डाला हुआ है, क्या वहाँ पे दोबारा ब्लॉकेज जमा नहीं होंगे? या जहाँ पे बाईपास हुआ है या नया रास्ता जो हमने बना दिया है वहाँ पे दोबारा ब्लॉकेज नहीं होंगे? तो हमने अक्सर देखा हुआ है कि रीस्टेनोसिस, मतलब जहाँ पे स्टेंट डाला हुआ है उसके ऊपर दोबारा परत जमती है कोलेस्ट्रॉल की, ब्लॉकेजेस की। और जो बाईपास बनाया है, नया रास्ता डाला है, अब नया रास्ता ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी डैमेज के लिए, क्योंकि पुराने रास्ते में ऑलरेडी वो सैचुरेशन हो चुका है और नया रास्ता जल्दी डैमेज हो सकता है। तो हमारे पास जो माधवबाग में जो पेशेंट आते हैं, जहाँ पे उनको मल्टीपल टाइम पे जब एंजियोप्लास्टी सजेस्ट होती है या फिर एंजियोप्लास्टी के बाद में जहाँ पे जगह नहीं बचती, वहाँ अल्टीमेट बाईपास के लिए बोला जाता है। तो मुझे ये बताना है कि हमने माधवबाग में ब्लॉकेजेस रिवर्स करने के लिए जो टेक्निक सुधारी है, जो टेक्निक निकाली है, उसको बोलते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर। मतलब अंदर जो ब्लॉकेजेस का कचरा जमा हुआ है वो ठीक करने के लिए आपकी ही बॉडी, आपका ही लीवर काम करने वाला है, और उसको कैसे काम करवाया जाए उसी का ट्रीटमेंट का नाम है हमारा संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जो हमारे 7 दिन के निवासी चिकित्सा में हम उनको देते हैं। और इसीलिए ऑपरेशन के बाद भी वो ब्लॉकेजेस बनने की प्रोसेस है, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए डेफिनेटली माधवबाग का संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण ये ट्रीटमेंट ही काम आता है। जी, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन के अलावा एक विकल्प है हमारे पास, बिल्कुल, और वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, और माधवबाग ने उसको डेवलप किया जिसको कहते हैं SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, और ये 100% नॉन सर्जिकल है, मतलब बिना शल्य क्रिया के आप ये इसको ऑपरेट करते हो।
सर जैसा आपने कहा कि सर ने जैसा कहा कि पेशेंट्स जो है घबरा जाते हैं, पेशेंट्स के परिवार के लोग घबरा जाते हैं और इससे एक डर का माहौल पैदा होता है। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत है क्योंकि माधवबाग है आपकी सेवा के लिए, और माधवबाग ने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी इसको सुधारने का एक प्रयास किया और सक्सेसफुल भी है। माधवबाग के 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कोंडाली और खोपोली में, अलावा इसके 250 से अधिक क्लिनिक्स पूरे देश में फैले हुए हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो आपको सिर्फ एक मिस कॉल देना है। मिस कॉल का नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और आप माधवबाग से जुड़ सकते हो। सर अभी आपने बताया कि एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसको SHS कहते हैं, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण कहते हैं। एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में ज़रा डिटेल्स में बताइए। बिल्कुल, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। इसके पहले मैं हृदय का मतलब बताना चाहूँगा। हृदय का मतलब होता है री और दय, ये संस्कृत वर्ड है जो 2 शब्द से बना हुआ है। तो री का मतलब होता है रिसीव करना और दय का मतलब होता है देना। टू रिसीव एंड टू गिव, मतलब आदान प्रदान जो करता है हार्ट। तो आदान प्रदान किस चीज़ का होता है, तो ब्लड का, और किस माध्यम से, तो हमारे खून की नलियाँ मतलब ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे हृदय का मतलब ये है कि हमारा हार्ट और उससे जुड़ी हुई हजारों लाखों खून की नलियाँ ब्लड वेसल्स, इस पूरे सिस्टम को आयुर्वेद में हृदय कहा गया है। यानी जो मॉडर्न साइंस कहती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उस सिस्टम का नाम ही हृदय कहा गया है। अभी हृदय जहाँ जहाँ पहुँचा है, मतलब हमारे ब्रेन तक या हमारे फिंगर टिप्स तक, हमारे पैरों के नाखून तक, जहाँ जहाँ ये खून की नलियाँ पहुँची हैं वहाँ तक का उसका पूरा व्याप्ति है, मतलब उसको हृदय कहा गया है। इसीलिए उस हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए ये पंचकर्मा चिकित्सा हमने डेवलप की है, और ये पंचकर्मा आपके हृदय को शुद्ध करने के लिए ही काम करता है। तो किस माध्यम से, तो मान लो अगर आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा हो रही है, शुगर ज़्यादा घूम रही है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा घूम रहा है, तो उसी को क्लियर करने के लिए अलग अलग मेडिसिन से हम उनका पंचकर्मा करवाते हैं। उसी का टोटल नाम है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जिसमें बेसिकली शुरुआत जो होती है हमारी दिनचर्या से। दिनचर्या मतलब क्या कि सुबह जल्दी उठना, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्णम समाचरेत, मतलब ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास, मतलब सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले का जो अवसर होता है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। अब वहाँ से उठने के बाद में आपकी दिनचर्या मतलब आपके नाक की सफाई, आँखों की सफाई, फिर कुल्ले करना, बराबर है, जिसको नस्य बोलते हैं, गंडूज बोलते हैं, और उसके बाद में आपका गरारे मतलब गार्गल्स, गंडूज और कवल करते हैं। फिर उसके बाद में आपका मॉर्निंग वॉक खाली पेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि स्पेशली जब आप खाली पेट व्यायाम करते हो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके खाने के बाद की वॉकिंग से। उसके बाद में हमारा योगा होता है 1 घंटे का। योगासन में हमने हार्ट के डिसीज़ के अनुसार जो हार्ट में इम्प्रूवमेंट ला सके, हार्ट की फंक्शन बढ़ा सके, वैसे ही योगा हम पेशेंट से करवाते हैं, और किसी भी एज ग्रुप में वो पेशेंट आसानी से कर सके ऐसे ही हम योगा पेशेंट से हम करवाते हैं। उसके बाद में एक सेशन होता है पंचकर्मा का, जिसका नाम है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जिसमें आपका स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, सेंट्रीपिटल ओलिएशन, थर्मल वैसोडाइलेशन और पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 प्रोसेस इंक्लूड होती है। प्लस चौथी एक एडिशनल प्रोसेस होती है हृदय धारा, जो आपके हार्ट के ऊपर धारा बनती है, जिसके वजह से आपके अंदर के सिस्टम के जो जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकलने में मदद मिलती है। प्लस जो पंचकर्मा होने के बाद में 12 बजे एक हवन होता है। हवन इसलिए किया जाता है क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जो हार्ट अटैक्स है ये 25 से 40 एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है और इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है। मतलब जॉब पे टिकने का स्ट्रेस, कुछ कर दिखाने का स्ट्रेस होता है, या जिनको जॉब है भी नहीं उनको भी स्ट्रेस होता है कि जॉब मुझे कब मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है। और यहाँ पे इस एज में अक्सर हम अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ देते हैं, तो वक्त पे ना सोना, वक्त पे नहीं खाना, तो ये सारे बहुत चीज़ें हैं, साथ साथ में कुछ एडिक्शंस है। इसीलिए ये जो शेड्यूल बनाया है, इस शेड्यूल में 12 बजे का जो हवन है उसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। और ऐसा एक साइंस में भी प्रूव हो चुका है कि जो हमारा ब्रेन सोचता है वैसा ही हमारे बॉडी में चेंजेस लाता है। तो हम पॉजिटिव वे में अगर जाना है तो हमें हवन या होम की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पंच महाभूत है। पंच महाभूत का मतलब जो आपके नेचर में पंच महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, अग्नि, वायु, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स है, वही एलिमेंट्स आपके बॉडी में काम करते हैं। तो उनको अगर हमने जीत लिया, उनको अगर खुश कर लिया, तो वही आपको रोग मुक्त करने वाले होते हैं। इसीलिए 12 बजे का हवन। उसके बाद खाना खाने के बाद, सात्विक भोजन के बाद में फिर 1:30 बजे एक लेक्चर होते हैं। और डाइट भी आपका फिक्स रहता है? बिल्कुल, डाइट फिक्स होता है, उसमें कैलोरी बेस और पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए वो 800 किलो कैलोरी का डाइट हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस
उसके बाद में एक एजुकेशनल लेक्चर होता है। मतलब क्या कि पेशेंट को अवेयरनेस होना चाहिए। अगर पेशेंट अवेयर नहीं है मेरे अपनी बीमारी के बारे में तो वो आगे चल के फॉलोअप नहीं करेगा। इसीलिए माधव बाबा की खासियत है ट्रीटमेंट के साथ में पेशेंट का एजुकेशन और अवेयरनेस ये भी करती है ताकि पेशेंट आगे चल के खुद ब खुद वो फॉलोअप में रहे। उसके बाद में दोपहर में एक एक्सरसाइज होता है। उसके बाद वापस एक पंचकर्मा सेशन होता है जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। और इवनिंग में छोटा सा गेट टुगेदर होता है। गेट टुगेदर में वापस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए छोटे मोटे गेम्स होते हैं, एक्टिविटी होती है, जैसे गाने गाना या कैरम खेलना या बैडमिंटन खेलना, मतलब माइंड रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद एक मेडिकल राउंड होता है कि दिन भर जो एक्टिविटी आपने की है उसके बाद आपके हार्ट में कुछ चेंजेस है, आपके डायबिटीज़ के लेवल में, शुगर लेवल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बीपी कैसा है, आपका ईसीजी कैसा है, वो सारा ट्रैक करके आपको हम सोने के लिए भेजते हैं। और वापस अगले दिन 4 बजे से वो शेड्यूल चालू होता है। ये SHS है पूरा। तो इस तरह से ये SHS में आपका 7 डेज में रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में ये पूरा इंक्लूड हो जाता है। आपने बहुत सुंदर और सरल तरीके से समझाया और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप दर्शक जो देख रहे हो इस कार्यक्रम को, आपके मन से भी वो डाउट हट गया होगा और आप भी शायद SHS के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, जो हम आगे चलकर बात करेंगे। सर, कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि 90% ब्लॉकेज है, एक पेशेंट में 90% ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज है जी। उसको तुरंत एडवाइस किया जाता है कि आप सर्जरी की तरफ चलिए, बिल्कुल राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि सर्जरी इज़ इट वेरी कंपलसरी नेसेसरी कि इसको भी टाला जा सकता है? राइट। अभी यहाँ सोचने वाली बात है कि जनरली हमें जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसके बाद ही हम हार्ट का चेकअप करने जाते हैं, राइट। और जब हम ब्लॉकेजेस देखते हैं तो जनरली जब अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, उसके 2nd डे या 7th डे या ऐसे नेक्स्ट डे पे हम चेकअप करते हैं। मतलब कि हार्ट अटैक की जो फेज है उसका कारण अलग है। हार्ट अटैक जो आता है वो आपके ब्लड क्लॉट मतलब खून की जो गुठलियाँ है वो अगर फंस गई आपके खून की नलियों में, उसके वजह से होने वाले जो कंडीशन है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब वहाँ पे ब्लॉकेजेस ने नुकसान क्या किया होता है कि ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी खून की नलियाँ, हमारी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। अगर वो फ्लेक्सिबल रहेंगी तो उसमें जमने वाला क्लॉट जल्दी से पास आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टिफ हो गई तो वहाँ पे जो क्लॉट बन गया है वो बहुत देर तक फंसा रहेगा, ब्लॉक हो जाएगा। और वो ब्लॉक और वो क्लॉट आपके अगले हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई पूरा का पूरा रोक देगा। अब वहाँ पे इमरजेंसी हैंडल करने के लिए ही आपको टेम्पररी कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब वो फेज निकल जा चुकी होती है, उसके बाद आपका जो चेकअप होता है उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राफी में अगर 90% या 100% ब्लॉकेजेस है, अगर वो 2nd डे दिखाई दे रहा है तो प्रैक्टिकली 2nd डे पे उनको 24 घंटे अटैक आना चाहिए। तो 24 घंटे उनका अटैक की कंडीशन नहीं बनती है, सिर्फ ब्लॉकेज की कंडीशन बनी हुई है। मतलब जो विजिबिलिटी है, जो हम कैमरा से देखते हैं, जो फ्लोरोस्कोप से देखा जाता है, वो होता है 90% या 100%। प्रैक्टिकली देखा जाए अगर एक वेसल भी हार्ट की ब्लॉक है तो वो आदमी लाइव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अगर लाइव है इसका मतलब हार्ट को कहीं ना कहीं से तो ब्लड सप्लाई मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं कोलैटरल्स। तो हार्ट कभी भी आपके लिए रुकता नहीं है कि मुझे अगर 100% ब्लॉक है तो मैं किसका वेट करूं। तो वो अपना बाईपास नेचुरल जो है वो रास्ता निकाल लेता है, जिसको नेचुरल कोलैटरल्स बोलते हैं। अब देखना ये जरूरी है कि सच में उस ब्लॉकेज के आगे वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई जा रहा है नहीं जा रहा है। तो देखने के लिए हमारे पास एक एडवांस टेस्ट होती है 2D इको विद GLS स्कोर। GLS का मतलब होता है ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी कितनी है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कब होंगे, जब वो मसल्स तक ब्लड सप्लाई मिलेगा। मतलब लचीलापन मसल्स का। और जितना वो स्ट्रांग रहेगा उतना ही स्ट्रांग उसको पंपिंग का पावर मिलने वाला है। अब वहाँ पे अगर सप्लाई मिल ही नहीं रहा है तो हार्ट का पंपिंग धीरे धीरे कम होते जाता है, चाहे वो ब्लॉकेज हो आपको या ना हो। लेकिन ब्लॉकेज होने के बावजूद भी अगर आपके हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर चल रहा है, उसका अगर ब्लड सप्लाई अच्छा चल रहा है, तो आपको ब्लॉकेज से डरने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो सप्लाई ही कम है, तो GLS स्कोर अगर आपका कम आता है तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन की बात है। इसीलिए एंजियोग्राफी से ज़्यादा मैं सलाह दूंगा कि वहाँ पे आप पहले आपका GLS स्कोर करवाइए, ताकि आपको एक्चुअल में कितना ब्लड फ्लो वहाँ जा रहा है वो समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर में जब बेसिन में नल में पानी आता है तब पानी की धार होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। जब वो धार कम होती है इसका मतलब होता है कि पाइप लाइन में कहीं ना कहीं कचरा या ब्लॉकेज फंसा हुआ है। जब प्लम्बर आके वो ब्लॉकेज क्लियर कर देता है तब हम दोबारा वो ब्लॉकेज देखते नहीं बैठते, हम सिंपल ही नल खोलते हैं और पानी की धार देखते हैं कि हमारे पानी का काम अगर हो रहा है तो उसका मतलब उसने वो ब्लॉकेज ठीक कर दिए है। ऐसा ही GLS स्कोर का इम्पोर्टेंस है।
कि हार्ट को कितना सप्लाई मिल रहा है वो अगर देखना है तो जीएलएस स्कोर करवाइए। और वहाँ पे अगर मान लो टेंशन के मारे आपने करवा भी लिया है, उसके बाद भी आपका जीएलएस इंपॉर्टेंट होता है। एक रिसर्च हुआ था एलोपैथी साइंस में जिसका नाम है ORBITA, ऑर्बिटा ट्रायल। उसमें उन्होंने यही ट्रायल देखा हुआ है कि जिनका एंजियोप्लास्टी हुआ ऐसा एक ग्रुप बनाया और जिनका सिर्फ एंजियोग्राफी हुआ, और बताया गया कि सिर्फ एंजियोप्लास्टी हुई है लेकिन एक्चुअल में हुई नहीं थी। तो ऐसे 2 ग्रुप बनाए। तो 2018 का ये रिसर्च है और उन्होंने 3 साल रिसर्च किया, 2014 से लेकर 2017 तक। तो वहाँ पे उन्होंने क्या असेसमेंट किया कि दोनों ग्रुप में से पेशेंट्स का एक्सरसाइज टाइम कितना बढ़ रहा है, और उनके फाइंडिंग्स में यही समझ में आता है कि देयर वाज नो इंक्रीमेंट ऑफ एक्सरसाइज टाइम। इसका मतलब 3 साल में भी पेशेंट का एक्सरसाइज टाइम नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, जिस डर के लिए हमने ऑपरेशन करवाते हैं, मतलब ब्लॉकेजेस के लिए, एलोपैथिक मॉडर्न साइंस भी वो ब्लॉकेजेस नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि पेशेंट का एक्सरसाइज टाइम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सेम कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट आपको कराना है, ब्लॉकेज का एंजियोप्लास्टी बाईपास हो या माधवा का ट्रीटमेंट हो, आपको आपके हार्ट की क्षमता देखनी है कि मेरी क्षमता कितनी बढ़ रही है। और मुझे बताने में खुशी होती है क्योंकि हमारे 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं कि हमारे SHA संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा के माध्यम से सिर्फ 7 दिन में ही पेशेंट का एक्सरसाइज टाइम बहुत ट्रिमेंडस 2 मिनट या 2.5 मिनट तक का बढ़ा हुआ मिल जाता है। बढ़िया सर, इसका इजेक्शन फ्रैक्शन से कोई संबंध है? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि जीएलएस का मतलब होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा होगा, उतना ही वो पावरफुल होगा। और यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जैसे ड्रॉपर होता है कि ड्रॉपर जितना आप स्ट्रांगली कंप्रेस करोगे उतना ही पानी उसके अंदर भरा जाएगा। तो जितना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रॉपरली उतना ही वो घूम के ब्लड वापस उसके पास आने वाला है। तो इसीलिए जो पेशेंट्स में कभी कभार पैरों में सूजन आती है या पैरों में भारीपन आता है या थकान लगती है, तो ये सारे सिम्टम्स का मतलब होता है कि हार्ट को कहीं ना कहीं खून खींचने में भी ताकत लगानी पड़ रही है। इसका मतलब उसका पंपिंग कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, तो फेलियर की तरफ जा रहा है। इसीलिए जीएलएस स्कोर में बार बार बोल रहा हूँ कि एंजियोग्राफी हम जब करते हैं उसके बाद में एटलीस्ट एक बार आपका जीएलएस स्कोर चेक करवाओ कि आपके हार्ट के मसल्स तक कितना ब्लड फ्लो जा रहा है। जी, क्या इजेक्शन फ्रैक्शन आइडियली स्पीकिंग कितना होना चाहिए, कितना % होना चाहिए? इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली होता है आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉर्मली ये रेंज करता है 55 से 60% के आसपास। तो उसके ऊपर जितना होगा उतना अच्छा है, लेकिन 60 टॉलरेबल है। 60 मतलब टॉलरेबल, उससे ऊपर भी रहता है बहुत सारे लोगों का। उसके अगर नीचे आता है 55 के नीचे आता है तो धीरे धीरे वो कार्डियक फेलियर की कंडीशन डेवलप होती है। मतलब जितना एक्सपेक्टेड काम होना चाहिए हार्ट का उतना नहीं हो पा रहा है, उसको कार्डियक फेलियर बोलते हैं। जी सर, जैसा कह रहे थे अल्टीमेट इम्पोर्टेंस क्या है कि SHS जो इन्होंने डेवलप किया उसका काम ही है कि सर्जरी को टालना। और लैंसेट नाम का जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और करीब 150 से अधिक रिसर्च पेपर्स ने ये प्रमाणित किया है कि माधवबाग ने जो अपना कॉपीराइटेड प्रोसीजर किया SHS वो काफ़ी लॉजिकल बेस्ड है, साइंस बेस्ड है और वो काफ़ी सेफ भी है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप एक मिस कॉल दीजिए, नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। माधवबाग के डॉक्टर्स आपके लिए तत्पर हाजिर हो जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े सर, मैं चाहता हूँ कि हम एक क्लिप देखें। एकनाथ पाटिल, एक पेशेंट आपका जो अभी कम्प्लीटली स्वस्थ हो गया, नॉर्मल जी रहा है, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम एकनाथ पाटिल है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। मेरा हार्ड वर्क है। मुझे पैरों में नहीं क्या बहुत यानी ऐसा भारी भारी लग रहा था और दर्द हो रहा था। रात में मैं सो नहीं सकता था बराबर। तो फिर घर के लोगों ने बोले शुगर चेक कर लो करके। शुगर चेक करने गया तो मेरा शुगर निकला 550। उसके बाद में मैंने एलोपैथी की दवा चालू कर दी। 1 मार्च को मुझे अटैक आया। उसके बाद में मैं दवाखाने में रहा 6 दिन ब्रह्मपुरी में। उसके बाद मैंने एंजियोग्राफी करवाया। एक 95 ब्लॉकेज है, एक 90% है और एक 75% है। फिर मुझे साले का फ़ोन आया। मेरा साला देहरादून में रहता है। उन्होंने बोले माधवबाग चले जाओ। मैं 1 मई को माधवबाग भर्ती हुआ। मैं जब माधवबाग आया मेरा वज़न नहीं गया, 65 किलो था। अभी मेरा वज़न 60 किलो हो गया। मेरी 6 गोलियाँ चालू थी और अभी V2 मैक्स मेरा वो इसमें 25 था, अभी 35 है। और मेरे सब गोलियाँ बंद हो गई, शुगर की वगैरह सब बंद हो गई। सिर्फ ब्लॉकेज की 1 गोली चालू है सुबह शाम और एक ARJ काढ़ा। इसके सिवा मुझे मेरा कोई भी दवा चालू नहीं है और मैं एकदम तंदुरुस्त हो गया। यानी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई अभी तक की। मेरा कम से कम 8 से 9 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक है
बस यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। मैं जब आया ना यहाँ पंचकर्म हो गया, मैं कभी इसके पहले पंचकर्म कभी किया नहीं। यहाँ आने के बाद में मेरे वो 6 दिन में 12 पंचकर्म में इतना यानी हल्का लग रहा था मुझे कि पूछो मत, बहुत ही अच्छा। जैसे हर लोग मुझे पूछते हैं, मैं उनको सबको बताता हूँ कि आप माधव बाग चले जाओ, एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, यानी गार्डन है, सभी चीज़ है। बाकी यानी यहाँ रह सकते, अगर कोई एलोपैथिक दवाखाने में अगर गए तो बिल्कुल यार ना खाने की इच्छा होती है ना कुछ रहने की इच्छा होती है बिल्कुल। पर यहाँ आने के बाद में इतना प्रसन्न लगता है, यहाँ के कर्मचारी स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, सभी स्टाफ बहुत ही अच्छा है। मैं अभी बहुत खुश हूँ यहाँ माधव बाग में। तो सर जैसे पेशेंट बता रहा था कि उसका डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम था, और रिसर्च में ये पाया गया है कि करीब 70% के डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो धीरे धीरे हार्ट की तरफ जाते हैं, डिजीज़ की तरफ जाते हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या आपका जो SHS है वो है डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है, और कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है? SHS मतलब संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इसी के अंतर्गत हमारा कॉम्प्रहेंसिव डायबिटीज़ केयर, मतलब डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए हमने वो प्लान बनाया हुआ है। अब यहाँ पे डायबिटीज़ का मतलब समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसका मतलब होता है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ते रहना। अब शुगर लेवल क्यों बढ़ रही है? तो शुगर चाहिए होती है हमारे मसल्स के लिए एनर्जी सोर्स के रूप में, लेकिन वहाँ पे मसल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं GLUT4 रिसेप्टर्स, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं हमारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज की वजह से, जो चर्बी के रूप में वहाँ जाके जम चुके हैं। उसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब डेवलप होता है तब आपके मसल्स उतनी पर्याप्त मात्रा में शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, और वही शुगर आपके ब्लड में घूमने लगता है। और क्योंकि ब्लड में 70% पानी है, तो उसमें वो डिजॉल्व होता रहता है, और वही फिर आपका धीरे धीरे आपके खून का पहले शरबत बनाएगा, फिर पाक बनाएगा, फिर चाशनी बनाएगा, फिर रबड़ी बनाएगा। इसका मतलब वो खून जो है विस्कस होता जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा। उसी को हम बोलते हैं HbA1c, मतलब खून में लास्ट 3 महीने से जो शक्कर हमने इस्तेमाल नहीं की, हमारे मसल ने शक्कर जो इस्तेमाल नहीं की, वो कितनी डिजॉल्व हो चुकी है, उसी का प्रमाण बताता है HbA1c। तो जितना वो 6 के ऊपर होता जाएगा उतना आपका वो सीवियरिटी ज़्यादा है। अब ये ब्लड जो जिसमें शक्कर मिली हुई है, तो ये ब्लड पंप करने के लिए 24 घंटे हमारा हार्ट काम कर रहा है, और वो कभी भी रुकता नहीं है। अगर रुक गया 2 मिनट तो हमारे जान गई। लेकिन ये 24 घंटे काम कर रहा है, इसका मतलब उसको कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा होगा ये आप समझ सकते हो। और उतना विस्कोसिटी का प्रेशर आपके अगर ब्लड के वेसल्स में आ रहा है, तब आपका बीपी बढ़ना चालू होता है, बराबर है। दूसरा, अगर आपका वेसल का डैमेज हो गया तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस डेवलपमेंट होती है, ताकि वहाँ पे प्लाक जमते हैं, तो उसको ब्लॉकेजेस बोलते हैं। और प्लस जितना खून आपका शक्कर युक्त है उतना ही आपकी किडनी उसको फिल्टर करने वाली है, तो किडनी में भी वो डैमेज होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ना, फिर किडनी फेलियर होना, फिर डायलिसिस की तरफ जाना, ऐसे अनेक संभावनाएं वहाँ पे चालू होती है। जो हमारा पंचकर्मा है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, उसी के अंतर्गत जो ट्रीटमेंट बताया मैंने कॉम्प्रहेंसिव डायबिटीज केयर, उसमें स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, ये इन ट्रीटमेंट से आपके जो ब्लॉकेजेस हो चुके हैं, आपके मसल्स के जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस को हटाया जाता है ताकि आपके मसल्स पूरी की पूरी ग्लूकोज इस्तेमाल करें। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा हार्ट भी एक मसल है, तो अगर उसके भी चैनल्स ब्लॉक हो गए तो उसको एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो हार्ट दोनों तरफ से डिस्ट्रेस में है। एक तो उसके सिस्टम में जो ब्लड युक्त शुगर युक्त ब्लड है उसको उनको सेपरेट भी करना है, प्लस उसी को वापस ग्लूकोज मिलने में भी दिक्कतें आ जाती है। तो जब अगर हमने शुगर पूरा का पूरा मसल्स तक पहुंचा दिया या मसल्स वो पूरा यूज़ करने लगेंगे, तब हमारी बॉडी की एनर्जी भी मेंटेन हो जाती है, शुगर लेवल नॉर्मल भी हो जाते हैं, और हार्ट के आने वाले सभी रिस्क फैक्टर्स पूरे कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से डायबिटीज़ में भी आपको आराम मिल जाता है। तो सर का मतलब है कि SHS जो है एक बहुत ही कारगर मेथड है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके ब्लड सप्लाई को इम्प्रूवमेंट मिलता है, साथ साथ में आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस जम रहे वो उसको फ्लो करा देता है, फ्लेक्सिबल करता है वेसल्स को। अगर वेसल्स आपके स्ट्रॉन्ग रहे तो ऑटोमेटिकली हेल्थ भी हेल्दी रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, हार्ट के मसल्स को बढ़ा ब्लड सप्लाई होगा, और आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हो। अलावा इसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है, पंचकर्मा जैसे सर ने बताया वो करना ज़रूरी है, और एक्सरसाइजेज, डाइट, ये सब पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी तो स्क्रीन पर आपके जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर एक मिस्ड कॉल दीजिए। माधव बाग के डॉक्टर्स तत्पर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते सर कि उसे याद भी आया मुझे कि माधव बाग ने कुछ समय पहले 3-4 महीने पहले शायद एक
प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसको कहते हैं माधवप्राश। जी बिल्कुल। तो नंबर 1 माधवप्राश है क्या, नंबर 2 क्या ये माधवप्राश से हार्ट प्रॉब्लम्स या ओबेसिटी या बीपी कोलेस्ट्रॉल ये सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो माधवप्राश एक रसायन कर्म है, जैसे च्यवनप्राश होता है उस तरह का माधवप्राश हमने डेवलप किया है। अब वहाँ पे बेसिक हमने यहाँ फोकस किया हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या है, तो जब भी हमारे बॉडी में इंटरनल कुछ इंजरी होती है वहाँ पे ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है कोई भी टिश्यू अगर हील हो रही है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से वहाँ पे अननेसेसरी ब्लॉकेजेस या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होना चालू होता है या फिर कुछ टिश्यू डैमेज होने लगता है। तो उसको एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए अगर हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करें तो वहाँ पे हीलिंग भी प्रॉपर हो जाती है। और दूसरा वो रसायन मतलब रिजुविनेशन काम करता है कि जहाँ पे वो सेल्स डेड हो चुके हैं या वहाँ पे डैमेज है या जख्मी है तो उनको पुनरुज्जीवन करने के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो माधवप्राश में नॉर्मल जो च्यवनप्राश है उससे 80 गुना ज़्यादा विटामिन सी हमने इस्तेमाल किया हुआ है जो प्योरली आंवले में रहता है। प्लस अर्जुन जो है, दशमूल है या शालपर्णी, कृष्णपर्णी है, इस तरह के अनेक मेडिसिन उसमें यूज़ किए। 84 क्लास ऑफ मेडिसिन हमने उसमें यूज़ की है, जिसके वजह से आपके पहले तो एंडोथेलियल मतलब जो ब्लड वेसल्स का अंदर का लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम, तो एंडोथेलियल की हेल्थ है उसको मेंटेन करने में काम करता है। दूसरा वो कम्प्लीटली शुगर फ्री है, इसके लिए वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी आराम से वो सेवन कर सकते हैं। और डायबिटीज़ की वजह से जो न्यूरोपैथी डेवलप होती है, मतलब शुगर की एक कोटिंग या परत जमने लगती है हमारे धीरे धीरे मसल्स में, नसों में, उसको भी निकालने के लिए ये माधवप्राश काम करता है। दूसरा आपका जो अननेसेसरी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब जो वेसल स्टिफ हो गई है उसको वापस से फ्लेक्सिबल करने के लिए काम करता है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है। दूसरा आपका जो पाचन है, डाइजेशन सिस्टम है, वो जब खराब हो जाता है उसको भी ठीक करने के लिए माधवप्राश काम करता है। तो इस तरह से मल्टीपल लेवल पे माधवप्राश काम करता है। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीजेस है या डायबिटीज़ है, ब्लॉकेजेस है, इनके घर में डेथ हुई हार्ट डिसीज से, तो उनके लिए प्रिवेंशन के तौर पे और क्यूरेशन के तौर पे भी माधवप्राश बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होता है। जी, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि माधवप्राश जो है एक बहुत आइडियल प्रोडक्ट है। इसमें आपके ब्लॉकेजेस तो दूर होते ही है, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होता है हार्ट का, और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। नॉट ओनली दैट, जैसे सर ने कहा कि इसमें शुगर प्लेक वगैरह जमता नहीं है, और माधवप्राश कैन बी यूज। ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, ब्लड वेसल्स के ज़रिए हार्ट मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सारी बातें तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माधवप्राश आप घर बैठे मंगा सकते हो। आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है और हमारे यानी माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके द्वार पर पहुंच जाएंगे माधवप्राश लेकर। इसको और भी सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसे किसी के सीने में दर्द उठा जी, तो वो सीधा जाता है स्ट्रेस टेस्ट करा लेता। तो स्ट्रेस टेस्ट है क्या, और बाद में पॉजिटिव निकला तो क्या रिपरकशंस होते हैं, उस पॉजिटिव को नॉर्मल पे लाने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल। यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट का मतलब बताता हूँ मैं। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब है कि हार्ट को स्ट्रेस दे के किए जाने वाला टेस्ट, मतलब हार्ट मेरा स्ट्रेस के अंडर किस तरह काम कर रहा है, किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ये चेक करने के लिए स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। अब ये स्ट्रेस मतलब क्या कि हार्ट को जब इमरजेंसी आती है, मतलब जब हार्ट अटैक आता है तब वो एक्सट्रीम इमरजेंसी कहलाई जाती है। वो इमरजेंसी झेलने के लिए हार्ट के पास उतनी क्षमता है क्या, ये जानने के लिए ही स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि जिम में बहुत लोग कोलैप्स होते हैं, कार्डियो करते करते या टीएमडी करते करते बहुत लोग कोलैप्स होते हैं, क्योंकि वो अपने हार्ट को जानते ही नहीं है, वो पहचानते नहीं है कि मेरे हार्ट की स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रेस हुआ और कितना स्ट्रेस हार्ट झेल पा सकता है, नहीं पा रहा है। तो इसीलिए वो लोग कोलैप्स हो रहे हैं। लेकिन सबकी न्यूज़ नहीं होती, क्योंकि जो न्यूज़ जिनकी होती है वो जो सेलिब्रिटीज़ होती है, बराबर, जिसमें से मैं नाम लेना चाहूँगा राजू श्रीवास्तव है या सिद्धार्थ शुक्ला, जो जिम करते करते हुए उनको हार्ट अटैक हुए या कार्डियक अरेस्ट हुए हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट का मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में मुझे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम होने वाला है या नहीं होने वाला, वो जानने के लिए वो स्ट्रेस टेस्ट है। अगर हमने मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल पे 15 मिनट अगर हमने कंप्लीट टीएमटी का टाइमिंग पूरा कर लिया, इसका मतलब मेरा हार्ट उस लेवल का स्ट्रेस झेलने के लिए सक्षम है, तैयार है। दूसरा स्ट्रेस टेस्ट में हम ये पता करते हैं, अगेन वो स्ट्रेस टेस्ट एज टू एज डिफर करता है सर? नहीं, एज टू एज नहीं, ये तो कार्डियक पैरामीटर है, इसलिए 15 मिनट्स का आइडियल पैरामीटर बनाया हुआ है। तो जो मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न साइंस में वो कभी कभार ब्रूस प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन माधवबाग में स्पेसिफिकली मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि स्ट्रेस टेस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे दिमाग का स्ट्रेस नापने के लिए है, या उसमें कोई निकल जाए, जैसे आपने कहा कि टीएमटी पॉजिटिव आ गई, मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक समय पे
अगर आपको हार्ट में 7 मिनट या 8 मिनट अगर आप व्यायाम कर रहे हो तो उस समय आपके हार्ट के ईसीजी में चेंजेस दिखाई देते हैं। मतलब हार्ट को उस लेवल पे ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं कम पहुंच रहा है, और वो अगर सप्लाई कम होता गया तब हार्ट की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब एक इरेगुलर ग्राफ आता है। इरेगुलर ग्राफ आता है या ईसीजी में चेंजेस मतलब एसटी चेंजेस आते हैं, तो उसको बोलते हैं इस्चेमिया। इस्चेमिया का मतलब ओवर स्ट्रेस होने के बाद भी हार्ट को उतना मुबदला या सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। जैसे एक वर्कर होता है, 9 घंटे के जॉब के लिए उसको पेमेंट दिया जाता है, लेकिन उससे अगर आप लगातार 12 घंटे का काम कराओगे और 9 घंटे का ही पेमेंट दोगे तो वो कभी ना कभी तो वो कंप्लेन करने वाला है, कभी ना कभी अपना काम छोड़ने वाला है। अगर आपने उसको बराबर 12 घंटे का काम दिया या आवरली बेस पे पेमेंट दिया तब वो खुश रहेगा। नॉर्मल। वैसा ही हार्ट का है, अगर हार्ट एक्स्ट्रा काम कर रहा है और उसको आप सप्लाई नहीं दे रहे हो, ब्लड सप्लाई नहीं दे रहे हो, तब वो जाता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज की तरफ। तो धीरे धीरे आपका हार्ट जो है काम करना कम करता है। अब अगला पॉइंट इसमें आता है स्ट्रेस टेस्ट में VO2 मैक्स। VO2 मैक्स का मतलब है कि इमरजेंसी में आपके हार्ट के पास कुछ रिजर्व है क्या। जैसे हमारी बाइक में रिजर्व का नॉब होता है, तो मुझे पता होता है कि मेरे पास कम से कम 2-2.5 लीटर 3 लीटर का पेट्रोल है, ताकि मैं अगले पेट्रोल पंप पे जाके जल्द से जल्द पेट्रोल का फ्यूलिंग कराऊँ। तो वैसे ही मेरे हार्ट के पास इमरजेंसी के टाइम पे वो बचने के लिए कुछ रिजर्व है क्या, वो जानने का टेस्ट मतलब आपका VO2 मैक्स। वो आपके स्ट्रेस टेस्ट में ही हम पैरामीटर निकाल के देते हैं कि VO2 मैक्स क्या है। तो VO2 मैक्स मेल में होता है 36 ml पर kg पर मिनट, और फीमेल में होता है 31 ml पर kg पर मिनट। तो अगर मिनिमम इतना अगर है तो आप कितने भी हार्ट अटैक आए आप झेल सकते हो। अगर इससे कम है इसका मतलब आप हाई रिस्क पे हो, तो उसी को बोलते हैं TMT, स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आना। इसी पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट को संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा के अंतर्गत निगेटिव किया जाता है। मतलब जो भी बाधाएं आती है कि स्ट्रेस झेलने के लिए, अगर हार्ट को डायबिटीज़ बाधा दे रहा है या ब्लॉकेज से बाधा दे रहा है या आपका थायराइड बाधा दे रहा है या आपका मोटापा है वो बाधा दे रहा है, तो उस सभी डिसीज़ को रिवर्स करने के लिए ही माधव बाग में ट्रीटमेंट किया जाता है। और डेफिनेटली आपका कुछ महीनों बाद, 3 से 4 महीने के बाद में या किसी का 5-6 महीने के बाद में स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। जी, तो सर ने बहुत सुंदर तरीके से अच्छे एग्जाम्पल देकर समझाया कि ये क्या है एग्जैक्टली। लेकिन साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस अगर सही हो तो ट्रीटमेंट लाइन का भी सही एक रास्ता निकाल आता है, वरना इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। साथ साथ में सर ने जैसे कहा है, माधव बाग के हॉस्पिटल से कोंडाली और खोपोली में मॉडर्न इक्विपमेंट है, जैसे कि 2D इको है या फिर बाद में स्ट्रेस टेस्ट के लिए है या फिर HbA1c है। ये सब टेस्ट किफ़ायती दरों में की जाती है, जहाँ बाहर आम तौर पर 7,500 की कीमत है, वही यहाँ टेस्ट यहाँ पर सिर्फ 1,999 में की जाती है, एंड दैट टू विथ सम अश्योरेंस। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं चाहता हूँ कि आप एक और क्लिप देखें, वीडियो क्लिप, एक पेशेंट जो अपनी ये व्यथा सुना रहा है और कैसे वो नॉर्मल हो गया। द वीडियो प्लीज़। मैं राधा खानजोड़े, नागपुर। मेरी उम्र है 66 और मैं हाउस वाइफ हूँ। लड़की के डिलीवरी किया मैं गई थी और 2-3 महीने रहने के बाद मुझे एकदम थोड़ा ऐसा दम लगने लगा। तो फिर मेरे जो दामाद जी है तो नागपुर में लेके गए हॉस्पिटल में, तो एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी। फिर एंजियोग्राफी हो गई, उसमें 2-3 ब्लॉकेजेस निकले। फिर 1 साल पहले थोड़ा मुझे तकलीफ होने लगी, तो माधव बाग के बारे में मालूम हुआ हमारे रिश्तेदार से। तुरंत तो दूसरे-तीसरे दिन में माधव बाग हॉस्पिटल पहुंच गई। फिर मैं 6 दिन में ही एकदम बिल्कुल अच्छी हो गई। जब मुझे ये तकलीफ होने लगी तो फिर मेरा थोड़ा सा वेट कम हो गया, कमजोरी लगने लगी, यानी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। अभी तो मैं पहले जैसी हो गई हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैं TMT टेस्ट किया तो मैं सिर्फ 9 मिनट ही चली। तब मेरा VO2 मैक्स सिर्फ 15 था, अभी VO2 मैक्स 35 हो गया है। मेरा शुगर लेवल बहुत बड़ा था, यानी सुबह का भी यानी 180 या 160 वगैरह रहता था। अभी जैसे यहाँ की ट्रीटमेंट मैंने ली तब से मेरा शुगर लेवल भी कम हो गया, 100 वगैरह रहता है। BP की गोली भी मेरी कम हो गई है, यानी एलोपैथी गोलियाँ पूरी बंद हो गई। यानी यहाँ की भी दवाई है तो यहाँ की दवाई भी पूरी कम कर दी, तो अभी मुझे बहुत अच्छा 100% मैं ठीक हो गई। सर, हमारे पड़ोस में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है जो 3 चीज़ों से परेशान है। एक, उनका चेस्ट पेन हो रहा है, पैरों में सूजन आ रहा है, और साथ साथ में उनका हार्ट एनलार्ज हुआ है, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर्स वो ऑपरेशन के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते। तो क्या ऐसे ओल्ड पेशेंट्स जो है या वीक पेशेंट्स है, वो लोग नॉन सर्जिकल तरीके से आपके SHS के ज़रिए अपने हार्ट कंडीशन को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण ये किसी भी एज ग्रुप में आपको फ़ायदा देता है। अब यहाँ पे सोचना ये होता है कि हार्ट को सूजन क्यों आ रही है या हार्ट का जो साइज़ बड़ा हुआ है वो क्यों होता है।
जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या कार्डियोमेगाली ये बोला जाता है, या बहुत सारे कंडीशन होती है जिसको HOCM बोलते हैं, मतलब हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो उसको बोला जाता है कि हार्ट के मसल्स में कहीं ना कहीं स्वेलिंग आ गई है, ये हार्ट के मसल्स कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ अंदर से करा रहे हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होते हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि GLS स्कोर ये आपको बताता है कि हार्ट के मसल की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी कितनी है। अगर वो पुअर है तो मसल्स ग्रोथ कितनी भी हो वो उतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे पाएंगे, या मसल्स कम भी है अगर कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है तब भी वो आपका अच्छा काम देने वाला है। तो इसलिए अल्टीमेट बैक टू बेसिक में जाता हूँ कि 2D इको में जो हम GLS स्कोरिंग करते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मसल्स मास बढ़ भी गया है या हार्ट को स्वेलिंग भी आ चुकी है या साइज बढ़ चुका है तो आपका GLS वहाँ पे रोल प्ले करता है। दूसरा, अगर हार्ट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हार्ट के जो मसल्स है वो पूरा फैल चुके हैं और वो हाँ एनलार्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से अंदर का वॉल्यूम जो है उसका बड़ा हुआ रहता है। तो वॉल्यूम नॉर्मलाइज करने के लिए उसका ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल का ड्रेनेज अगर प्रॉपर हुआ तो वहाँ की सूजन, वहाँ का एक्स्ट्रा जो मास है वो निकलने में आसानी मिलती है, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो फ्लूइड अगर निकल गया, चाहे आप पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते या लेटरिन के रास्ते अगर निकलता रहा तो आपका आउटपुट अच्छा निकलेगा, और आउटपुट निकला तो हार्ट को जो स्ट्रेस आता है वो कम होता है और हार्ट आपका वापस नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाता है। इसीलिए किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो 70s हो या 80s हो, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहता है। जी, आमतौर पर ये देखा गया है सर कि जैसे 2D इको या एंजियोग्राफी आपका अगर सही नहीं आया तो आमतौर पर डॉक्टर्स एडवाइस करते थे कि ऑपरेशन इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यही उनको बताई थी। लेकिन मेरा कहना है कि इससे पहले कि आप ऑपरेशन के लिए कमिट करो, एक सेकेंड ओपिनियन ले लेना ज़रूरी है, और सेकेंड ऑपरेशन हु बेटर देन माधवबाग, बिकॉज इनके मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हैं। ये सब बातें हो गई सर, मेडिकल बातें हो गई। माधवबाग 2 चीज़ों का ख्याल रखता है जब पेशेंट आता है, एक तो उसके हेल्थ का और सेकंड उसके वेल्थ का। बिल्कुल। तो क्या माधवबाग के पास कोई स्कीम्स है, फाइनेंशियल स्कीम्स, जिससे पेशेंट EMI में कहिए या मेडिक्लेम के ज़रिए कहिए या और भी कोई तरीके जो है बैंक लोन वगैरह, इसके ज़रिए अपना ट्रीटमेंट लेके सक्सेसफुल हो सकता है? डेफिनेटली। देखिए, माधवबाग में कंसेप्ट यही है कि जो हमारे सर है डॉक्टर रोहित साहनी सर, उनका यही सोचना है कि जो पेशेंट्स बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आते हैं उनके पास एट ए टाइम कुछ पैसे अमाउंट नहीं होती है, उनको कहीं ना कहीं से अरेंज करना होता है, या अपने गहने जो है वो बेच के आने होते हैं, या ज़मीन जो है वो गिरवी रख के आनी पड़ती है, या जो साहूकार रहते हैं उनके पास से 5%, 6% या 10% ऑलमोस्ट परसेंट ब्याज पे, इंटरेस्ट पे वो पैसे उठा के लेके आते हैं। तो रोहित सर का यही सोचना है कि किसी भी क्लास में वो पैसे की वजह से ट्रीटमेंट ना रुक ना पाए, इसीलिए हमारे यहाँ EMI ऑप्शन, मतलब फाइनेंस की सुविधा हमने देके रखी हुई है जो 0% इंटरेस्ट पे चलती है। तो आपको जितना भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड के हिसाब से आपका अगर फाइनेंस हो रहा है उतना अमाउंट का फाइनेंस करवा लो, और जो ऊपर का लगता है वही डाउन पेमेंट आपको करना होता है। तो मुश्किल से 15-20% आपको डाउन पेमेंट आता है, बाकी आपका पूरा का पूरा EMI में कन्वर्ट होता है। जनरली हम टीवी, फ्रिज, ये मशीन, ये जो लग्जरी चीज़ें हैं ये हम EMI में लेते हैं और वहाँ पे इंटरेस्ट पे करते हैं। यहाँ पे माधवबाग में बताना चाहूँगा कि भारत में इकलौता हॉस्पिटल है जो कि EMI फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है आपके हेल्थ केयर के लिए, ताकि हेल्थ केयर आपका बिना पैसे की वजह से रुक ना पाए। दूसरा, मेडिक्लेम सुविधा है, जैसे हमारा खोपोली हॉस्पिटल जो है वो पूरा कैशलेस क्लेम देता है, और अभी कोंडाली हॉस्पिटल में हमने अभी रीइंबर्समेंट चालू किया है पिछले 1 साल से, और अभी जल्दी हम कैशलेस में भी जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली रीइंबर्समेंट भी मिलता है, जैसे आपका LIC है या ICICI लोम्बार्ड है, HDFC अर्गो है, जहाँ पे आयुष ट्रीटमेंट कवर हो रहा है वहाँ पे आपको अप टू 80% टू 100% तक आपको कवर डेफिनेटली मिल जाता है। जी, तो सर ने बताया कि सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि पॉकेट का भी ख्याल रखा जाता है माधवबाग में, और इनके स्कीम्स का ज़रूर फ़ायदा उठाइए अगर आप वहाँ विज़िट करते हो तो। साथ में बता दूंगा मैं आपको कि माधवबाग ने हाल ही में, बल्कि कुछ 7-8 महीने से ऊपर हो गए, एक ऐप डेवलप किया जिसे कहते हैं MIB पल्स। MIB पल्स ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें आप 450 से अधिक डॉक्टरों की सलाह मुफ्त पा सकते हो। उसमें कई सारे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस है, डाइट, एक्सरसाइज, योगा और कई सारे फैक्टर्स को लेकर, उसको भी आप वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो उसके बाद आपका माधवबाग से एक कनेक्ट बना रहता है, माधवबाग का एक सुपरविजन रहता है आपके ऊपर, जिससे कि आप स्वस्थ रहे। अलावा इसके सर ने बताया SHC ट्रीटमेंट आज का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट सर ने जो बताया वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप ज़रूर एक मिस कॉल दे सकते हैं। इस नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसी पे माधवबाग को कांटेक्ट कीजिएगा।
डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और बहुत सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से आपने ये समझाया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।